नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष का शोर, अडानी मामले पर जोर। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मामले की जांच के आदेश कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप करा सकते हो अपना आपको बता दें इन्विटेशन आपको निमंत्रण की उन्होंने बात कही। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा आप करा सकते हो, इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पीएम मोदी से संसद में आने की मांग की। आपको बता दें कुछ सांसदों ने जैकेट पहन रखी थी, उस पर लिखा हुआ था मोदी अडानी एक है। विपक्षी सांसद शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही सदन में अडानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया, कहा कि मोदी अडानी एक है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार यह विरोध प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर इस दौरान हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मोदी कभी नहीं इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देंगे अडानी के खिलाफ, क्योंकि मोदी अडानी एक है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला। लगातार कई दिनों से यह प्रदर्शन जारी है। संसद की कार्रवाई अडानी मामले को लेकर लगातार बाधित हो रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से विपक्ष द्वारा ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रही है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक बार फिर से विपक्षी सांसदों के द्वारा काली जैकेट पहनकर यह विरोध दर्ज कराया गया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी मामले पर इन्वेस्टिगेशन की कभी इजाजत नहीं देंगे। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये जैकेट काली पहनकर संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद पहुंचे। और अब बात करेंगे संभल पर लड़ाई डीएनए तक आई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बांग्लादेश और संभल में हुई घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उनका डीएनए और बाबर का डीएनए एक ही है। अयोध्या में उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वाले और समाज को बांटने के लिए इन मुद्दों पर राजनीति करने वाले लोगों के जीन जो हैं यानी कि डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि वे बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं। याद कीजिए 500 साल पहले बाबर के लोगों ने अयोध्या में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों घटनाओं का डीएनए एक ही है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि यहां भी वही ताकतें मौजूद हैं और वे आपको काटने और खून बहाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई मानता है कि यह केवल बांग्लादेश में हो रहा है तो वही तत्व यहां भी हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए सभी इंतजाम कर रखे हैं। कुछ लोगों की विदेशों में संपत्ति है, वो खुद तो भाग जाएंगे और दूसरों को मरने के लिए यहां छोड़ देंगे। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो।
इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका डीएनए एक है, ये उपद्रवी जो हैं इनका जो जीन एक है, उस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पलटवार किया है। संदीप, देखिए मनोज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में कार्यक्रम में थे और अयोध्या कार्यक्रम में रामकथा के पार्क में जब वो उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, एक बयान आया है जिसमें याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या में कुंभ में बाबर के आदमी ने क्या किया था। संभल में यही हो रहा हुआ है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है और तीनों का स्वभाव एक है, यानी कि डीएनए एक ही है तीनों का। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यह है आपके सपने के लिए है। तो साफ तौर पे इस तरीके से बयान उन्होंने दिया है। इससे अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर आपने कौन सी किताब पढ़ी है, इसके साथ ही साथ आप अपना डीएनए चेक करा लीजिए और हम लोग अपना डीएनए चेक करा लेते हैं, इसमें जो निकल के सामने आता है वो अलग होगा। लेकिन साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पे संभल में हुई हिंसा की प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। दोनों, उन्होंने यह भी कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। तो ये डीएनए की जो प्रतिक्रिया है, इस पे कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जवाब दिया है अपना। हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर डीएनए की बात की संभल की घटना को लेकर। उन्होंने बांग्लादेश से इस घटना को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो संभल की जो घटना हो रही है उसका डीएनए बाबर के डीएनए से उन्होंने जोड़ा और इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम भी अपना डीएनए चेक कराते हैं और मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। एक संत होकर मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बाबर के डीएनए से मुख्यमंत्री ने संभल के लोगों का डीएनए जोड़ते हुए कहा, इस पर अखिलेश यादव काफ़ी खफा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो विरोधियों के डीएनए को उन्होंने बाबर की डीएनए से जोड़ा, जिस पर अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया। और अब हम बात करेंगे संभल में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। संभल में जुमे की नमाज तथा 6 दिसंबर को देखते हुए 30 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। संभल में कई थानों के पुलिस, पीएससी और आरएएफ साथ ही दर्जनों की संख्या में अधिकारियों की तैनाती आज की गई है। साथ ही संभल की जामा मस्जिद में 3 लेयर सुरक्षा तैयारी की जा रही है। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा को देखते हुए, हिंसा के बाद दूसरे जुमे की नमाज को देखते हुए जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने बताया कि प्रशासन द्वारा 30 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पीस कमेटी द्वारा लोगों से अपने क्षेत्र में मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही। इधर शहर में स्थिति सामान्य होने की ओर इशारा अधिकारी लगातार कर रहे हैं। हमने 30 मजिस्ट्रेट लगाए हैं और उसके साथ साथ आज पीस कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं। सभी जितने भी मस्जिदें हैं उनके जो प्रमुख हैं उन सभी से हमारी बात हुई है। तो पीस कमेटी की मीटिंग के बाद वो अपनी बाइट भी सोशल मीडिया पर जारी करेंगे और कल की जो जुमे की नमाज है वो शांति से अदा होगी और 3 लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज को रही थी उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम भी हमारा रहेगा। तो हम सतर्क हैं। 6 दिसंबर को जुमे की नमाज, उसके साथ साथ अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। उन सबको ध्यान में रखते हुए 10 कंपनी पीएसी है और सब डिप्लॉय की गई है और पीस कमेटी जो पूर्व में थी वो जनपद लेवल पे उसको पुनर्गठन किया गया है और जनपद के वो चुनिंदा लोग जिन लोगों को वास्तव में समाज में जिनका इन्फ्लुएंस है उन लोगों को उस पीस कमेटी में शामिल किया गया है। उसकी पहली बैठक आज दिन में 3 बजे होगी और उसके बाद में फुट पेट्रोलिंग जो पूर्व में शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार वो की जा रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, आज संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आपको बता दें 30 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे 6 दिसंबर, और घटना के बाद ये दूसरी आज जुमे की नमाज को देखते हुए ये तमाम एहतियात प्रशासन की ओर से बरते गए। फिलहाल अभी के वहाँ की सूरत हाल क्या नजर आ रही है रईस? लगातार पुलिस प्रशासन वहाँ की जो स्थिति है वो साफ तौर पर बता रही है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है। जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल में जिस तरह से 24 तारीख को संभल हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई थी, उसको लेकर कल जो 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को देखते हुए कल जुमा की नमाज का दिन भी है, क्योंकि दूसरी जुमा पड़ रहा है हिंसा के बाद। तो जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी और कल 6 दिसंबर भी है, तो 6 दिसंबर को मद्देनजर रखते हुए जनपद संभल में नगर में 30 मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जनपद संभल के समस्त थाना प्रभारी भी तैनात कर दिए गए हैं और पीएसी की जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। कच्चे कच्चे का पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर पुलिस बल चक चौधरियों और नहर बनाऊ कर दी है, की निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर पुलिस बल तैनात और लगातार संभल के एसपी और डीएम साहब लगातार संवाद कर रहे हैं और पीस पार्टी से साथ मीटिंग ले रहे हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी प्रकार की झूठी अफवाह पर ध्यान न दें और नमाज शांतिपूर्ण करें और अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी नजदीकी मस्जिदों में नमाज अदा करें। निश्चित रूप से रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें पुलिस पीएससी आरएफ के साथ दर्जनों अधिकारी तैनात हुए, 30 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संभल की घटना को देखते हुए जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 3 लेयर सुरक्षा जामा मस्जिद के आसपास लगाई गई। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके हुए पद्मश्री जितेंद्र संटी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपके हुए पद्मश्री जितेंद्र संटी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह संटी अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष संटी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कोशिशों के लिए पहचान मिली। वह शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक भी हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है। ये संगठन हिंदू और सिख परंपराओं के मुताबिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने और अंतिम संस्कार के बाद की रस्में करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संटी ने कहा कि एक तरफा चुनाव होगा। वहीं संटी का पार्टी में स्वागत करते हुए आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके आने से उनकी पार्टी मजबूत होगी और साथ ही उनकी सेवाएं भी अभी से 10 गुना ज़्यादा बढ़ेंगी। केजरीवाल ने कहा कि जब सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होगा तो उनकी सेवाओं को पूरी ताकत मिलेगी और सरकारी कामकाज को भी मजबूती मिलेगी। संटी के सहादरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है। यहाँ से वे 2013 में बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। अपनी सेवा कर रहा था, वो भी सेवा कर रहे हैं। वो जिंदों की कर रहे हैं, हम जातों की कर रहे हैं, फर्क इतना ही है। जब मुझे निमंत्रण आया, माननीय केजरीवाल जी का खुद फोन आया मुझे पर्सनल कि शंटी जी जो आप सेवा कर रहे हैं उस यज्ञ में क्या मैं भी अपनी आहुति दे सकता हूँ। मैं समझ गया थोड़ी सी बात, मैंने परिवार में सलाह करी, मिसेस से, बच्चों से, अपनी टीम से, सबने कहा कि तकरीबन सेम ही आपके उद्देश्य हैं, राजनीतिक उद्देश्य कोई नहीं है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जितना जीवन बचा है अब सेवा ही करनी है हमने, तो यही उद्देश्य है बस। एक तरफा चुनाव है दिल्ली में। दिल्ली में लोग सेवा देखेंगे, लोग सुविधाएं देखेंगे, चेहरा देखेंगे। सबसे पहला चीज देखा जाता है कि चेहरा कौन कौन सा है सामने। एक तरफा चुनाव है दिल्ली में। मुझे आज बेहद हर्ष है और इससे, इनके आने से आम आदमी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। एक तरह से सरकार में आएंगे तो इनकी भी सेवाओं को और 10 गुना बल मिलेगा। जब सरकार भी इनके साथ लगेगी, इन सरकारी रिसोर्सेज भी इनके साथ लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि इनकी सेवाओं को भी बल मिलेगा और इनके आने से सरकारी कामकाज में भी बल मिलेगा। और अब हम बात करेंगे बढ़ा आकार मंत्रिमंडल विस्तार।
दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्री को शपथ दिलाई है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले जेएमएम के 6 विधायक सुदीव्य कुमार, दीपक विरुआ, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद और हफीजुल हसन शामिल हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और राधा कृष्ण किशोर ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के संजय प्रसाद यादव को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत स्टीफन मरांडी के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेने के साथ हुई। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया था। 11 विधायकों ने अब आपको बता दें मंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 11 विधायकों ने अब मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी शामिल हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। तो राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा इन मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई गई है। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और आगे बात करेंगे मेट्रो की खुदाई मुश्किलें लाई। दरअसल कानपुर के विजयनगर में मेट्रो की खुदाई के दौरान पानी की सप्लाई की मेन लाइनें टूटने से लाखों की आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दादानगर की तरफ से जाने वाले मेन रोड पर भी डायवर्जन कर दिया गया है, जिससे राहगीरों को जाम से जूझना पड़ रहा है। इधर जल निगम के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पाइपलाइन सही कराई जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं मेट्रो और जल निगम विभाग के बीच खींचातानी लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि 2 दिन से पूरे दक्षिण इलाके में पानी की सप्लाई बाधित है और मेट्रो और जल निगम के बीच आपस में खींचातान जारी है। लाखों की आबादी इस दौरान जल संकट से प्रभावित नजर आ रही है। आपको बता दें मेट्रो की खुदाई के दौरान वाटर लाइन जो मेन लाइन है वो टूटी है, जिससे विजयनगर से दादानगर तक आवागमन भी ठप हुआ है। रूट डायवर्जन होने से जाम के झाम से भी लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। इसके साथ ही जल संकट से लाखों की आबादी जल संकट से प्रभावित नज़र आ रही है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये मेट्रो की खुदाई के दौरान जो ये वाटर लाइन जो है मेन वाटर लाइन ये कट हुई है, जिससे लाखों की आबादी जल संकट से परेशान है। तो लाखों की आबादी जल संकट से प्रभावित नजर आ रही है। वहीं मेट्रो और जल निगम के बीच खींचतान जारी है। मेट्रो की खुदाई के दौरान टूटी है मेन वाटर पाइपलाइन। लाखों की आबादी इस वाटर लाइन के कट होने से लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। मेट्रो की खुदाई के दौरान ये वाटर लाइन टूटी है। विजयनगर से दादानगर तक आवागमन इस दौरान ठप हुआ है। रूट डायवर्जन किया गया है। क्लाइंट के मेट्रो के द्वारा छोड़ा गया है और जिस संबंध में आज एक्शन से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आज रात में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी
आपसे भी हमारी बातचीत हुई थी कि एक्चुअली उन्होंने तोड़ा है तो एक्चुअल अथॉरिटी वो बताएगी कि ये बात सही है, मतलब रात में ठीक हो जाएगी या नहीं। शायद आपने भी बात किया तो उन्होंने आपसे कहा भी कि काम कल से शुरू हुआ है और 48 घंटे में ठीक हो जाएगी। मतलब कि आज रात में वो भी बता रहे हैं कि आज रात में ठीक हो जाएगी। तो आम जनता को इसमें हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ गई है तो तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।